नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल क्लास खत्म करने से पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और वो क्वेश्चन ये है कि अयोध्या का क्या है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है, तो इसका होगा आंसर ऋग्वेद। दोस्तों, इसके अन्य पब्लिकेशन में अन्य आंसर दिए गए हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, ऋग्वेद ही होगा। दोस्तों, इस चीज का बहुत आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ऋग्वेद का किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त किससे प्रारंभ होता है, तो उसका आंसर होगा अग्नि। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर 2 लोगों ने दिए हैं, एक मंजीत ने और दूसरा सविता ने इस क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। दोस्तों, आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपने लेक्चर को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। किसके बारे में? महाजनपद काल के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने क्लासेस में आपको बताया ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, उसी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो परिस्थितियां बनी, क्या है, जो परिस्थितियां बनी, उसी के फलस्वरूप आगे चलकर किसका निर्माण हुआ? महाजनपदों का निर्माण हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था, ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कुल थी। क्या थी? सबसे छोटी इकाई कुल थी। और मैंने वही उत्तर वैदिक काल में बताया कि सबसे बड़ी इकाई क्या थी? महाजनपद थी। क्या थी? सॉरी, जनपद थी। क्यों थी? मैंने आपको बताया था, जन और जन मिलकर एक क्या बनाते हैं? जनपद का निर्माण करते हैं। और यही क्या होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महा क्षेत्र का गठबंधन होता है जिसका नाम है महाजनपद। क्या है? महाजनपद। दोस्तों, इसका कारण यह रहा, क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के निर्माण का कारण सबसे पहला तो यह था कि इस समय क्या है, इस समय मानव ने लोहे का इस्तेमाल, क्या है, लोहे का इस्तेमाल कृषि एवं अन्य गतिविधियों में शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ, मानव ने कृषि को बहुत अच्छे से कर लिया। जानते हो कि अगर कोई कठोर धातु नहीं है तो कृषि करने के लिए हल को कहां पर लगाना पड़ता है? जमीन में उसको जोतने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर वो चीज कठोर नहीं होगी तो उससे क्या होगा, अच्छे से जुताई नहीं हो पाएगी। और क्या होता है, अन्य गतिविधियों में जैसे कि शस्त्रों का निर्माण इत्यादि औजारों का जो निर्माण होगा वो लोहे से होगा, तो वो क्या होगा, और अधिक मजबूत होगा। जिससे क्या हुआ, एक द्वितीय नगरीकरण, क्या है, एक द्वितीय नगरीकरण का स्वरूप धारण कर लेता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? 16 महाजनपद। क्या कहा जाता है? 16 महाजनपद। और यही सारी चीजें इन सब चीजों के लिए उत्तरदायी रहे। दोस्तों, कृषि के विकास ने, क्या है, कृषि के विकास ने मानव जीवन को क्या बनाया था? अस्थाई बना दिया था। क्या बना दिया था? अस्थाई बना दिया था। और जिससे मैंने आपको बताया था कि मानव पहले कुल में रहता था, फिर कहां पे आया? ग्राम में आया, फिर क्या आया? विश्व में आया, फिर कहां आया? जन में आया। उसी तरीके से मानव के जीवन में किसका विकास हुआ? क्षेत्रीयता का विकास हुआ। किसका? क्षेत्रीयता का विकास हुआ। क्षेत्रीयता का मतलब इससे है कि वो समझने लगे कि यहां से लेकर वहां तक मेरा इलाका आता है या मेरा क्षेत्र आता है। जैसे आधुनिक समय में, क्या है, आधुनिक समय में भारतीय संविधान में 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। उसी समय, उसी तरह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे और 10 गणराज्य थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे और 10 गणराज्य थे। दोस्तों, यहां पर भी अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं। क्या है? अलग अलग चीजें मिलती हैं। 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद में, क्या है, 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, जबकि 2 महाजनपद वज्जी एवं मल्ल में, क्या है, वज्जी एवं मल्ल में क्या देखने को मिलता है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। दोस्तों, राजतंत्रात्मक प्रणाली वह होती है जिसमें राजा सर्वो सर्वा होता है। क्या है? राजा सर्वो सर्वा होता है कि राजा जो कह देगा वही कानून होगा। क्या होगा? वही कानून होगा, उसके सिवाय
कोई बात नहीं मानी जाएगी। जबकि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजा का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि उस समय कितने लोग जागरूक रहे होंगे। मान लो कि 14 जगह तो राजतंत्रात्मक था, लेकिन 2 जगह तो गणतंत्रात्मक थी बातें ना। तो इस तरीके को हम देखेंगे कि वज्र और मल्ल में क्या था, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जबकि अन्य 14 महाजनपदों में क्या है, अन्य 14 महाजनपदों में क्या पाई गई है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली पाई गई। दोस्तों क्या है, इस 16 महाजनपदों का क्या है, इस 16 महाजनपदों का उदय क्या है, गंगा घाटी में हुआ था। कहां हुआ था, गंगा घाटी में हुआ था। क्या है, गंगा घाटी में हुआ था। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता उत्तरी काले चमकीले मृदभांड है। क्या है, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड है, जिसे NBPG के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इस नाम से भी जाना जाता है। इसी समय दोस्तों आहत सिक्कों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में, आहत सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आहत सिक्कों का उद्भव कब हुआ है, तो उसका आंसर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका उद्भव हुआ है। तो दोस्तों यहां से हमें ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो हम जानते हुए भी क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है तो वो क्या चीजें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। और इसी के पश्चात हम बात करेंगे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां किया गया है और इसके विवरण किस प्रकार हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। हेडिंग डालिएगा 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में लिखेगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का उदय हुआ, उदय हुआ। कारण क्या मैंने बताया दोस्तों, उसके बारे में भी जानना कि मतलब इसका उद्भव क्यों हुआ, या छठा मतलब कि इनका उदय क्यों हुआ। तो लिखिएगा लोहे के इस्तेमाल से, क्या है, लोहे के इस्तेमाल से, इस्तेमाल से कृषि एवं अन्य कार्य सुलभ हो गए, सुलभ हो गए। ठीक है, कारण ये हो गया। हमने क्या पढ़ा कि 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय, और इसका कारण क्या रहा कि इन्होंने लोहे का विस्तृत प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इससे क्या हुआ, देखिएगा मानव ने कृषि का विकास करके अस्थाई निवास शुरू किया था, अस्थाई निवास शुरू किया था। इसी ने आगे चलकर क्षेत्रीयता की भावना को उत्पन्न किया, क्षेत्रीयता की भावना को उत्पन्न किया। यही आगे चलकर महाजनपद का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया, लिखिएगा इससे द्वितीय
नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता, द्वितीय नगरीकरण की विशेषता NBPW, मतलब उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। ये हो गया इसकी विशेषता। अब हम क्या जानेंगे कि इसी समय किसका उद्भव हुआ था? आहत सिक्कों का। तो लिखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आहत सिक्कों का भी उद्भव हुआ था। दोस्तों इसे आहत सिक्के क्यों कहते हैं? क्योंकि होता क्या था कि पहले तो हमारे यहाँ क्या है, सिक्के कोई नहीं चलते थे। क्या हमारे यहाँ पहले कोई सिक्के चलते नहीं थे, और सबसे प्राचीनतम जो भारत का सिक्का है वो कौन सा है? आहत सिक्का है। क्या है? सबसे प्राचीनतम जो भारत का सिक्का है वो आहत सिक्का है। तो होता क्या है, जो व्यापारी वर्ग था एक टुकड़ा लेता था। क्या करता था? एक टुकड़ा लेता था और उस टुकड़े को आहत करके, या मतलब कि चोट पहुंचाकर उस पे कोई ना कोई चिन्ह बनाता था। क्या करता था? कोई ना कोई चिन्ह बनाता था। वह चिन्ह कैसे होते थे? प्राकृतिक हुआ करते थे। कैसे? प्राकृतिक हुआ करते थे। और उसका प्रयोग क्या करते? उसी आहत के कारण इसे क्या कहा गया? आहत सिक्के कहा गया। आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आहत सिक्कों का उद्भव कब हुआ है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगर यह ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन होगा गौतम बुद्ध के समकालीन। क्या होगा? आंसर बनाया जो गया है गौतम बुद्ध के समकालीन, इसका आंसर बना गया है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और इस पे किसका अंकन किया गया है? पेड़ पौधे इत्यादियों का अंकन किया गया। तो इसे लिख लीजिएगा, इसे पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और क्या है? अब हम बात करेंगे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां कहां किया गया है। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, क्योंकि ये आपका बैकग्राउंड बनाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें आपको बताई। अब हम बात करेंगे कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहां मिलती है। दोस्तों 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय मिलती है। कहां मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर में मिलती है। अगर वह क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तो वो होगा कि, अगर वो ऑप्शन नहीं होगा तो आंसर होगा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। ये तो रही कॉमन बात कि सबको यह चीज पता हो कि है कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जबकि आपसे RAS मतलब राजस्थान PCS में क्वेश्चन पूछा गया है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में, क्या पूछा गया है? पाणिनि के अष्टाध्यायी में महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है, और उसमें किन किन कौन कौन से नाम बौद्ध ग्रंथ में भी मिलते हैं। आपसे यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले किस में बताया गया है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तीसरा पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने महाजनपद बताए गए हैं? 22 बताए गए। कितने बताए गए हैं? 22 बताए गए हैं, जिसमें मगध, अस्मक एवं कंबोज तीनों कॉमन मिलते हैं। किसमें? बौद्ध ग्रंथ में भी और पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी यह कॉमन मिलते हैं।
यह चीज हमें ध्यान रखना है। और महावस्तु, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु एवं चुल्ल निषेध, क्या है, चुल्ल निषेध में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, हम अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखिएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख, जनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जैन ग्रंथ, क्या है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बौद्ध ग्रंथ और पाणिनि के अष्टाध्यायी में सिमिलर क्या मिलता है, उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में जो सूचियां मिली है 16 महाजनपदों के, उसमें भी 6 महाजनपद में सेम चीजें मिली हैं, उनके नाम परिवर्तित नहीं है। तो लिखेंगे, दोनों ग्रंथों से प्राप्त 16 महाजनपद की सूची में 6 महाजनपद समान है, जो निम्न है, लिखिएगा, निम्न है, लिखिएगा, अंग, दूसरा मगध, काशी, कौशल, पांचवा वज्जी, छठवा वश। दोस्तों, ये दो नाम, मतलब कि ये अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी एवं वश क्या पाए गए हैं, समान पाए गए हैं। इसे क्या करिएगा, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसकी, और जो ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा कि महावस्तु एवं चुल्ल निषेध में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अभी इससे कोई क्वेश्चन बना नहीं है कि क्या सिमिलर रहा या कुछ रहा है, तो इसलिए मैं इस चीज को यहीं पे ड्रॉप करता हूं। लेकिन यहां पे क्या है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहां कहां पर और 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे किसकी, पाणिनि के अष्टाध्यायी की, जिसने क्या बताया, 16 मतलब कि महाजनपदों की संख्या कितनी बताई है, 22 बताई है। तो लिखिएगा, पाणिनि की अष्टाध्यायी में
महाजनपदों की संख्या, महाजनपदों की संख्या 22 बताई गई है, 22 बताई गई है, 22 बताई गई है, जिसमें मगध, अस्मक एवं कंबोज के नाम बौद्ध ग्रंथ एवं अष्टाध्यायी में समान है। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है? RAS 2015 में। और ये क्वेश्चन मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, अगर आप पेपर खोल के देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और अभी तक जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं क्या कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां किया गया है। SSC हो गया, RRB हो गया, ये सब जगह पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीधे बनते हैं किसके बारे में कि मतलब कि 16 महाजनपदों कहां उल्लेख किया गया है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बनते हैं। जबकि सिविल में PCS और उसमें ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले थे कि इन 16 महाजनपदों में क्या है, इन 16 महाजनपदों में कौन मतलब कि कहां पर किनका रहा है वो। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले तो लिखेंगे कि इनका उद्भव कहां हुआ है, गंगा घाटी में। तो गंगा घाटी में महाजनपदों की संख्या कितनी रही है। और यह क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके यहां नेट में पूछा गया है अब की बार ही दिसंबर के एग्जाम में, पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद गंगा घाटी में स्थित हैं। तो 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित हैं। तो लिखेंगे 16 महाजनपदों में 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। और क्या बात की जा सकती है कि 10-14 में क्या था, गणतंत्रात्मक राजतंत्रात्मक था और 2 में गणतंत्रात्मक। तो लिखेंगे 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद में 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। जबकि वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है, ठीक है। यहां तक कि अब तो आपसे नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि वज्जी कितने राज्यों का संघ था। क्या पूछा गया है, वज्जी कितने राज्यों का संघ था। तो इसका आंसर होगा 8 राज्यों का संघ है। यही हाल फिलहाल के नेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वज्जी कितने राज्यों का संघ था। तो 8 राज्यों का संघ था। और मल्ल कितने का था, 2 राज्यों का संघ था। जैसे वज्जी के बारे में पूछा गया है उसी तरीके से इसके बारे में भी पूछा आपसे जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्या हमसे नया पूछा जा सकता है और क्या पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे 16 महाजनपदों में सर्वप्रमुख रूप से
मगध का विकास हुआ, मगध का विकास हुआ और यहीं से आगे चलकर संपूर्ण भारत पर शासन हुआ। जैसे कि अशोक ने क्या किया था, संपूर्ण भारत को एकीकृत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, ये सारे लोग जो आएंगे तो क्या करेंगे, पूरी तरीके से इन्हें एक कर देंगे। तो इसे लिख लीजिए, फिर बताते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई मुख्य। अब बात आते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपने देखे होंगे, क्योंकि ये मतलब ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं। जब आप सिविल का पेपर उठाते हैं तभी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर आप नहीं देखते हैं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब आज से आप जब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या वनडे के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन आप देखते हैं कि किसकी राजधानी क्या है, और उसके बाद और आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक सूची आपको दिखाएंगे और उसी सूची के द्वारा क्या है, उसी सूची के द्वारा हम महाजनपद और उनकी राजधानियों को आपको याद करवाने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोस्तों देख रहे हैं महाजनपद लिखा है और उनकी राजधानियां। तो सबसे पहले कौन लिखा है, काशी, जिसकी राजधानी क्या है, वाराणसी है। दूसरे नंबर पर आप कौशल को देख रहे हैं, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है और उसी की एक राजधानी अयोध्या भी थी। श्रावस्ती ऑब्लिक अयोध्या कह सकते हैं। तीसरा ध्यान देने वाली बात है, ये श्रावस्ती इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों गौतम बुद्ध ने क्या है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं अंग को, किसको, अंग को, और अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। और अंग को क्या है, अंग को मालिनी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मालिनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मगध, मगध की राजधानी गृहब्रज। आप आगे चल के इसकी राजगृह होती है और तत्पश्चात इसकी राजधानी क्या हो जाती है, पाटलिपुत्र हो जाती है। और आपसे यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र क्या है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी और उसी ने अपनी राजधानी क्या बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था। और यही आगे चल के क्या नाम बन जाता है, पटना बन जाता है। और इसका नामकरण किसने किया था, शेर शाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे वज्र की, किसकी, वज्र की। वज्र की राजधानी विदेह एवं मिथिला थी। क्या थी, दो राजधानियां थे, एक की विदेह एवं मिथिला थी। तीसरे आप देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं मल्ल को, किसको देख रहे हैं, मल्ल को देख रहे हैं। मल्ल की राजधानी कुशीनारा ऑब्लिक पावा थी। ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वत्स, वत्स की राजधानी कौशांबी, क्या है, वत्स की राजधानी कौशांबी। कुरु फिर देख रहे हैं, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और फिर देख रहे हैं पांचाल, पांचाल दो भागों में विभक्त था, जिसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र एवं दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। तीसरे उसके बाद देख रहे हैं मत्स्य को, क्या देख रहे हैं, मत्स्य को देख रहे हैं, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर रही है। अभी हाल फिलहाल जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2017-18 में पीसीएस का, उसमें से पूछा गया था कि कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित है, तो वह जनपद था मत्स्य। कौन सा स्थान था, मत्स्य राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट बात करेंगे हम सूरसेन की, किसकी, सूरसेन की। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। क्या थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अस्मक को, अस्मक की राजधानी पोटन थी। क्या थी, अस्मक की राजधानी पोटन थी। और लास्ट उसके बाद देख रहे हैं अवंती को, किसको देख रहे हैं, अवंती को देख रहे हैं। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। क्या थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं गांधार को, किसको देख रहे हैं, गांधार को। और गांधार कहां पर था, गांधार अफगानिस्तान के आसपास का एरिया है। और गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला है। क्या है, तक्षशिला है। और इसके बाद देख रहे हैं आप कंबोज को, कंबोज की राजधानी राजपुर एवं ऑब्लिक हाटक थी। राजपुर ऑब्लिक हाटक थी। दोस्तों
इसके बाद आप देख रहे हैं लास्ट में चेदी को। किसको देख रहे हैं? चेदी को। और चेदी की राजधानी सूक्तमती थी। दोस्तों हमने इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात की और इसके बारे में कल के लेक्चर में हम और ढेर सारी बात करने वाले हैं, जिसमें उसके प्लेस के बारे में बताया जाएगा और उसके पश्चात 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 गणराज्यों के बारे में भी आपसे बताया जाएगा। ये सारी चीजें तो आपसे पूछी जाती हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि और क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको क्या है, मैं क्या करता हूं, आपसे क्या जाने से पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं और उसका जवाब आप कहां देते हैं? कमेंट सेक्शन में देखते हैं। तो लिखेगा पहला क्वेश्चन, लिखेगा क्वेश्चन, संवाद सूक्त का उल्लेख कहां किया गया है? कहां किया गया है? कहां किया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, नदी सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? किस मंडल में किया गया है? किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन ए 7वें मंडल में। कितना? 7वें में, बी 8वें में, सी 9वें में, डी 10वें में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों जितना हो सके इसको आप बार बार क्लियर करिएगा कि चीजें कहां से पूछी गई हैं और हमें कहां कहां पढ़ना है, क्योंकि अगर आप यह नहीं करते हो तो क्या होता है, आपकी पढ़ाई चीजें सारी रखी रह जाती हैं। जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो वह क्वेश्चन आपसे सही नहीं हो पाता, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब आप उसे बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, वो चीजें आपको याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।